चलिए हम लोग चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का डिस्कशन कर लेते हैं। क्या हम भाग्यशाली नहीं है कि प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? अनेक प्रकार के फ्लावर्स जिन्हें हम लगातार देखते हैं, सुनते हैं तथा जिनकी महक हमें अच्छी लगती है, जिनके रंग की खूबसूरती हमको आकर्षित करती है, यह सभी बातें उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सहायक होती है। जी हाँ, ये सभी बातें फ्लावरिंग प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सहायक होती है। फूलों का अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस केवल मनुष्य के लिए ही नहीं होता है। सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। फ्लावर की इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर्स के पार्ट में डाइवर्सिटी होती है। वे एडाप्टेशन की एक अमेजिंग रेंज को क्यों दर्शाते हैं? जी हाँ, अगर हम इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर तथा फ्लावर के पार्ट की संरचना की डाइवर्सिटी पर नजर डालें तो वो एडाप्टेशन की एक अमेजिंग रेंज को दर्शाते हैं ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इंड प्रोडक्ट्स जैसे फ्रूट्स और सीड बन सके। इस चैप्टर में लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज एंजियोस्पर्म्स। रिवाइज कीजिए 2.1 फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म को इमेमोरियल टाइम से ही मनुष्य का फूलों के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप रहा है, यानी कि निकट संबंध रहा है। मनुष्य के लिए फूल एस्थेटिक यानी कि सौंदर्य, ऑर्नामेंटल्स, सोशल, रिलीजियस तथा कल्चरल महत्व में उपयोगी रहा है। मनुष्य अपनी महत्वपूर्ण फीलिंग्स जैसे लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, शोक यानी कि मॉर्निंग को एक्सप्रेस करने के लिए फ्लावर्स को एज सिंबल प्रयोग करता रहा है। लिस्ट at least 5 flowers of ornamental value that commonly cultivated in homes and in gardens. माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 2.1 ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलएस ऑफ अ फ्लावर को। साथ में इस फिगर को कम से कम 20 से 30 बार अपने नोटबुक में बनाइए। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 मोर फ्लावर्स दैट आर यूज्ड इन सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशन इन योर फैमिली। हैव यू हर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर? व्हाट डज इट रेफर्स टू? जी हाँ, फ्लोरिकल्चर मतलब कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स और फ्लावरिंग प्लांट्स स्पेशली फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। जी हाँ, फ्लोरिकल्चर मतलब कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स और फ्लावरिंग प्लांट्स स्पेशली फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर क्या होता है? जी हाँ, एक बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल यानी कि एम्ब्रियोलॉजिकल आश्चर्य तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आस्थान होता है। क्लास 11th में आपने हर्ड किया है वेरियस पार्ट ऑफ फ्लावर्स को। फिगर 2.1 आपको हेल्प करेगा इन रिकॉल द पार्ट ऑफ टिपिकल फ्लावर को। यू कैन नेम द टू पार्ट्स in a flower in which the two most important units of sexual reproduction develop. रिवाइज कीजिए 2.2 प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स को। बताइए क्या प्लांट में फूल दिखने से पहले यह डिसीजन हो जाता है कि प्लांट्स में फूल आने वाले हैं? जी हाँ, प्लांट में फूल दिखने से पहले ही यह डिसीजन हो चुका रहता है कि प्लांट में फूल आने वाले हैं। क्या कई हार्मोनल एवं स्ट्रक्चरल चेंज शुरू हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप फ्लोरल प्रिमोर्डियम का डिफ्रेंसिएशन तथा डेवलपमेंट शुरू हो जाता है? जी हाँ, कई हार्मोनल एवं स्ट्रक्चरल चेंजेज शुरू हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप फ्लोरल प्रिमोर्डियम का डिफ्रेंसिएशन तथा डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। जो इन्फ्लोरेसेंस बनता है वो क्या बियर किया होता है? जी हाँ, जो इन्फ्लोरेसेंस बनता है वो फ्लोरल बड तथा फ्लावर्स को धारण किए रहता है। जी हाँ, जो इन्फ्लोरेसेंस बनता है वो फ्लोरल बड तथा फ्लावर्स को धारण किए रहता है और फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स यानी कि एंड्रोसियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स यानी कि गाइनोसियम डिफ्रेंशिएट एवं डेवलप हो जाते हैं। बताइए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर में किसको कहते हैं? जी हाँ, एंड्रोसियम में एस्टेमेन का एक होर्ल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है तथा गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। Androsium consists of a whorl of stamens representing the male reproductive organ and the gynosium represents the female reproductive organ. रिवाइज कीजिए 2.2.1 stamen, microsporangium and pollen grain को। एक टिपिकल stamen में कितने पार्ट होते हैं? जी हाँ, एक टिपिकल stamen में 2 पार्ट होते हैं, लॉन्ग और
सिलेंडर स्टॉक को फिलामेंट कहते हैं और टर्मिनल को एंथर कहते हैं। एंथर में जनरली कितना लोब होता है और फिलामेंट का कौन सा एंड थैलेमस या फिर पेटल से जुड़ा रहता है? जी हाँ, एंथर जनरली बाइलोब्ड होता है। फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड थैलेमस या फिर पेटल से जुड़ा रहता है। जी हाँ, एंथर जनरली बाइलोब्ड होता है। फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड थैलेमस या फिर पेटल से जुड़ा रहता है। क्या द नंबर एंड द लेंथ ऑफ स्टेमन्स वेरिएबल होता है इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज? जी हाँ, स्टेमन की लेंथ तथा नंबर दोनों अलग अलग स्पीसीज की फूलों में वारी करता है। अगर आप अलग अलग स्पीसीज की 10 फ्लावर्स के स्टेमन को कलेक्ट कर स्लाइड पर रखेंगे तो उनमें आपको साइज में लार्ज वेरिएशन देखने को मिलेगी। यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट अ लार्ज वेरिएशन इन साइज इन नेचर। प्रत्येक स्टेमन का माइक्रोस्कोप से सावधानी पूर्वक अध्ययन करके तथा उसका साफ डायग्राम बना के सेप तथा विभिन्न फूलों में एंथर की अटैचमेंट को समझा जा सकता है। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर कितना लोब्ड का होता है और इस लोब में कितना थीका होता है? जी हाँ, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का एंथर बाइलोब्ड होता है तथा प्रत्येक लोब में 2 थीका होता है, अर्थात ये डाइथिकस होते हैं। जी हाँ, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का एंथर बाइलोब्ड होता है तथा प्रत्येक लोब में 2 थीका होता है, अर्थात ये डाइथिकस होते हैं, इसलिए डाइथिकस कहलाते हैं। क्या ऑफ्टेन थीका को लेंथवाइज सेपरेट करती हुई एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप पाई जाती है? जी हाँ, ऑफ्टेन थीका को लेंथवाइज सेपरेट करती हुई एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप पाई जाती है। आइए हम एक एंथर के ट्रांसवर्स सेक्शन में विभिन्न प्रकार के टिश्यू और उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझें। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरिएशन टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर। फिगर 2.3a। एंथर का बाइलोब्ड नेचर हमें ट्रांसवर्स सेक्शन में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जी हाँ, एंथर का बाइलोब्ड नेचर हमें ट्रांसवर्स सेक्शन में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। बताइए एंथर कैसा स्ट्रक्चर है? जी हाँ, एंथर एक 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है जिसमें 4 कॉर्नर्स पर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है। प्रत्येक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है। जी हाँ, एंथर एक 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है जिसमें 4 कॉर्नर्स पर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है। प्रत्येक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है। जी हाँ, एंथर एक 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है जिसमें 4 कॉर्नर्स पर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है। प्रत्येक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है। जी हाँ, माइक्रोस्पोरेंजिया आगे डेवलप होकर क्या बन जाती है? जी हाँ, माइक्रोस्पोरेंजिया आगे डेवलप होकर पॉलन सेक्स बन जाती है। जी हाँ, माइक्रोस्पोरेंजिया आगे डेवलप होकर पॉलन सेक्स बन जाती है। बताइए ये एंथर की पूरी लेंथ तक कैसे एक्सटेंड करते हैं? जी हाँ, माइक्रोस्पोरेंजिया आगे डेवलप होकर पॉलन सेक्स बन जाती है। ये एंथर की पूरी लेंथ तक लॉन्गिट्यूडिनली एक्सटेंड करते हैं तथा पॉलन ग्रेन से संपूर्ण भरे रहते हैं। जी हाँ, माइक्रोस्पोरेंजिया आगे डेवलप होकर पॉलन सेक्स बन जाती है। ये एंथर की पूरी लेंथ तक लॉन्गिट्यूडिनली एक्सटेंड करते हैं तथा पॉलन ग्रेन से संपूर्ण भरे रहते हैं। चलिए फिगर 2.2 का माइंड कैप्चर कीजिए। चलिए ये टिपिकल स्टेमन को अपने माइंड में ओपन कीजिए। बताइए कि आपको एंथर की लेबलिंग दिख रही है? फिलामेंट यानी कि स्टॉक की। बताइए कि आपको एंथर की लेबलिंग दिख रही है? फिलामेंट यानी कि स्टॉक की। चलिए 3 डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ एंथर को ओपन कीजिए। क्या आपको पोलन ग्रेन्स की लेबलिंग दिख रही है? पोलन सेक्स की, लाइन ऑफ डेहिसेंस की, फिलामेंट यानी कि स्टॉक की। क्या आपको पोलन ग्रेन्स की लेबलिंग दिख रही है? पोलन सेक्स की, लाइन ऑफ डेहिसेंस की, फिलामेंट यानी कि स्टॉक की। क्या आपको पोलन ग्रेन्स की लेबलिंग दिख रही है? पोलन सेक्स की, लाइन ऑफ डेहिसेंस की, फिलामेंट यानी कि स्टॉक की। चलिए रिवाइज कीजिए स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम को। एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपने ट्रांसवर्स सेक्शन में लगभग कहाँ दिखाई देता है? जी हाँ, एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपने ट्रांसवर्स सेक्शन में लगभग सर्कुलर दिखाई देता है। जी हाँ, एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपने ट्रांसवर्स सेक्शन में लगभग सर्कुलर दिखाई देता है।
बताइए यह जनरली कितने वाल लेयर से घिरा होता है या फिर सराउंडेड होता है। साथ में नाम भी बताइए इस वाल लेयर का। जी हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम में एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपने ट्रांसवर्स सेक्शन के लगभग सर्कुलर में दिखाई देता है। इसमें जनरली 4 वाल लेयर्स होती हैं: एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम। जी हाँ, यह जनरली सराउंडेड होता है बाई 4 वाल लेयर्स, द एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम से। बताइए इसका आउटर 3 लेयर क्या करते हैं। जी हाँ, एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपने ट्रांसवर्स सेक्शन में लगभग सर्कुलर दिखाई देता है। इसमें जनरली 4 वाल लेयर्स होते हैं: एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम। बाहरी 3 लेयर प्रोटेक्शन का काम करती है। जी हाँ, बाहरी 3 लेयर प्रोटेक्शन तथा एंटर के डेसेंस में सहायता करती है, जिससे पोलन ग्रेन बाहर निकल आते हैं। इनर मोस्ट वाले लेयर टेपेटम क्या करता है। जी हाँ, सबसे अंदर वाली लेयर टेपेटम है जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नौरिश यानी कि पोषण करती है। जी हाँ, सबसे अंदर वाली लेयर टेपेटम है जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नौरिश यानी कि पोषण करती है। The innermost wall layer is the tapetum. It nourishes the developing pollen grains. बताइए क्या टेपेटम की सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म तथा जनरली एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जी हाँ, टेपेटम की सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म तथा जनरली एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जी हाँ, टेपेटम की सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म तथा जनरली एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेपेटल सेल्स कुड बिकम बाइन्यूक्लिएट। बताइए एस्पोरोजिनियस टिश्यू किसको कहते हैं। जी हाँ, जब एंथर यंग होता है तब इसकी इच माइक्रोएस्पोरेंजियम के सेंटर में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स का ग्रुप होता है। इसी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स के ग्रुप को एस्पोरोजिनियस टिश्यू कहते हैं। जी हाँ, जब एंथर यंग होता है तब इसकी इच माइक्रोएस्पोरेंजियम के सेंटर में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स का ग्रुप होता है। इसी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स के ग्रुप को एस्पोरोजिनियस टिश्यू कहते हैं। रिवाइज कीजिए अब माइक्रोएस्पोरोजेनेसिस को। चलिए ओपन कीजिए 2.1a डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलएस ऑफ अ फ्लावर को। बताइए क्या आपको इसमें ओवरी की लेबलिंग दिख रही है। शेपल की, फिलामेंट की, पेटल की, एंथर की, एस्टिज्मा की, स्टाइल की। फिर से बताइए क्या आपको इसमें ओवरी की लेबलिंग दिख रही है। शेपल की, फिलामेंट की, पेटल की, एंथर की, एस्टिज्मा की, स्टाइल की। फिर से बताइए क्या आपको इसमें ओवरी की लेबलिंग दिख रही है। शेपल की, फिलामेंट की, पेटल की, एंथर की, एस्टिज्मा की, स्टाइल की। फिर से चलिए रिवाइज कीजिए माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस को। जब एंथर डेवलप होता है तो एस्पोरोजिनियस टिश्यू की सेल्स किसके द्वारा माइक्रो एस्पोर टेट्राड बनते हैं। जी हाँ, जब एंथर डेवलप होता है तो एस्पोरोजिनियस टिश्यू की सेल्स में मियोटिक डिवीजन के द्वारा माइक्रो एस्पोर टेट्राड बनते हैं। जी हाँ, जब एंथर डेवलप होता है तो एस्पोरोजिनियस टिश्यू की सेल्स में मियोटिक डिवीजन के द्वारा माइक्रो एस्पोर टेट्राड बनते हैं। टेट्राड की सेल्स की प्लोइडी क्या होगी। जी हाँ, टेट्राड की सेल्स की प्लोइडी एप्लोइड होगी। जी हाँ, टेट्राड की सेल्स की प्लोइडी एप्लोइड होगी। माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 2.3 ए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर को। बताइए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ यंग एंथर में क्या आपको कनेक्टिव की लेवलिंग दिख रही है। एपिडर्मिस की, इंडोथेसियम की, एस्पोरोजिनियस टिश्यू की, टेपेटम की, मिडिल लेयर्स की। फिर से बताइए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ यंग एंथर में क्या आपको कनेक्टिव की लेवलिंग दिख रही है। एपिडर्मिस की, इंडोथेसियम की, एस्पोरोजिनियस टिश्यू की, टेपेटम की, मिडिल लेयर्स की। फिर से बताइए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ यंग एंथर में क्या आपको कनेक्टिव की लेवलिंग दिख रही है। एपिडर्मिस की, इंडोथेसियम की, एस्पोरोजिनियस टिश्यू की, टेपेटम की, मिडिल लेयर्स की। चलिए माइंड में फिगर ओपन कीजिए 2.3 बी इन लार्ज व्यू ऑफ वन माइक्रोएस्पोरेंजियम
स्विंग वाल लेयर्स। साथ में इस फिगर को कम से कम 30 बार बनाइए। बताइए क्या आपको माइक्रोस्पोरेंजियम स्विंग वाल लेयर्स में क्या आपको एपिडर्मिस की लेबलिंग दिख रही है, इंडोथेसियम की, मिडल लेयर्स की, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की, टैपेटम की? बताइए क्या आपको माइक्रोस्पोरेंजियम स्विंग वाल लेयर्स में क्या आपको एपिडर्मिस की लेबलिंग दिख रही है, इंडोथेसियम की, मिडल लेयर्स की, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की, टैपेटम की? फिर से बताइए क्या आपको माइक्रोस्पोरेंजियम स्विंग वाल लेयर्स में क्या आपको एपिडर्मिस की लेबलिंग दिख रही है, इंडोथेसियम की, मिडल लेयर्स की, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की, टैपेटम की? बताइए क्या आपके माइंड में ए मैच्योर डेहिस्ड एंथर में पोलन ग्रेन्स की लेबलिंग दिख रही है? बताइए क्या आपके माइंड में ए मैच्योर डेहिस्ड एंथर में पोलन ग्रेन्स की लेबलिंग दिख रही है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम लोग बात कर रहे थे, जब एंथर डेवलप होता है तो एस्पोरोजीनियस टिश्यू की सेल्स में मियोटिक डिवीजन के द्वारा माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। टेट्राड की सेल्स की प्लोइडी हैप्लोइड होती है। एस्पोरोजीनियस टिश्यू की इस सेल के पास क्या बनाने की योग्यता होती है? जी हाँ, एस्पोरोजीनियस टिश्यू की प्रत्येक सेल के पास माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने की योग्यता होती है। ईच वन इज अ पोटेंशियल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। जी हाँ, प्रत्येक सेल पोटेंशियल पोलन या माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसको कहते हैं? जी हाँ, पोलन मदर सेल से म्यूसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर बनने के प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जी हाँ, पोलन मदर सेल यानी कि पीएमसी से म्यूसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। पोलन मदर सेल यानी कि पीएमसी से किसके द्वारा माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं? जी हाँ, पोलन मदर सेल से म्यूसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जी हाँ, पोलन मदर सेल से म्यूसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जैसे ही माइक्रोस्पोर बनते हैं वो किस में अरेंज हो जाते हैं और इनको क्या कहते हैं? जी हाँ, पोलन मदर सेल से म्यूसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जैसे ही माइक्रोस्पोर बनते हैं वे 4 सेल्स के क्लस्टर में अरेंज हो जाते हैं, जिसे हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। जी हाँ, पोलन मदर सेल से म्यूसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जैसे ही माइक्रोस्पोर बनते हैं वे 4 सेल्स के क्लस्टर में अरेंज हो जाते हैं, जिसे हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। बताइए इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हजारों की संख्या यानी कि सेवरल थाउजेंड्स में क्या बनते हैं और यह क्या होने पर बाहर निकल आते हैं? जी हाँ, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हजारों की संख्या यानी कि सेवरल थाउजेंड्स में माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बनते हैं, जो एंथर के डेhiscence होने पर बाहर निकल आते हैं। जी हाँ, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हजारों की संख्या यानी कि सेवरल थाउजेंड्स में माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बनते हैं, जो एंथर के डेhiscence होने पर बाहर निकल आते हैं। चलिए रिवाइज कीजिए अब पोलन ग्रेन को। बताइए पोलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट्स करता है? जी हाँ, पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट्स करता है। जी हाँ, पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट्स करता है। यदि आपने हिबिस्कस या किसी अन्य फ्लावर की खुले हुए एंथर को छुआ होगा तो आपने पाया होगा कि आपकी फिंगर्स पर कुछ येलो पाउडर चिपक गई है। एक ग्लास स्लाइड पर एक बूंद पानी डालकर उस पर यह पोलन छिड़क कर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि विभिन्न स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स का आर्किटेक्चर यानी कि शेप, साइज, कलर, डिजाइन अलग अलग होता है। फिगर 2.4 को देखिए। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ अ फ्यू पोलन ग्रेन्स को। पोलन ग्रेन्स जनरली किस शेप के होते हैं और इनके डायमीटर क्या होता है? जी हाँ, पोलन ग्रेन जनरली स्फेरिकल होते हैं और इनका डायमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है।
जी हाँ, पोलन ग्रेन जनरली एस्फेरिकल होते हैं और इनका डायमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। पोलन ग्रेन में एक प्रोमिनेंट वाल पाई जाती है जिसमें 2 लेयर्स होते हैं। आउटर को क्या कहते हैं और इनर को क्या कहते हैं? जी हाँ, पोलन ग्रेन में एक प्रोमिनेंट वाल पाई जाती है जिसमें 2 लेयर होते हैं। आउटर को एक्साइन और इनर को इनेटाइन कहते हैं। जी हाँ, पोलन ग्रेन जनरली एस्फेरिकल होते हैं और इनका डायमीटर लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। पोलन ग्रेन में एक प्रोमिनेंट वाल पाई जाती है जिसमें 2 लेयर होते हैं। आउटर को एक्साइन और इनर को इंटाइन कहते हैं। चलिए एक्साइन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक्साइन किसको कहते हैं और यह किससे बनी होती है? जी हाँ, पोलन ग्रेन की हार्ड आउटर लेयर को एक्साइन कहते हैं जो एस्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। जी हाँ, पोलन ग्रेन की हार्ड आउटर लेयर को एक्साइन कहते हैं जो एस्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। बताइए एस्पोरोपोलेनिन क्या होती है कि इस पर स्ट्रॉन्ग एसिड तथा अल्कली तथा हाई टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जी हाँ, एस्पोरोपोलेनिन मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। इस पर स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली तथा हाई टेम्परेचर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। एस्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड यानी कि नष्ट करने वाली कोई एंजाइम अभी तक मालूम नहीं है, यानी कि ज्ञात नहीं है। जी हाँ, एस्पोरोपोलेनिन मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। इस पर स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कली तथा हाई टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एस्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड यानी कि नष्ट करने वाला एंजाइम अभी तक ज्ञात नहीं है। बताइए जर्म पोर्स किसको कहते हैं? जी हाँ, पोलन ग्रेन एक्साइन के पास प्रोमिनेंट एपर्चर होता है। इस प्रोमिनेंट एपर्चर को जर्म पोर्स कहते हैं जहाँ पर एस्पोरोपोलेनिन अब्सेंट होता है। जी हाँ, पोलन ग्रेन एक्साइन के पास प्रोमिनेंट एपर्चर होता है। इस प्रोमिनेंट एपर्चर को जर्म पोर्स कहते हैं जहाँ पर एस्पोरोपोलेनिन अब्सेंट होता है। बताइए पोलन ग्रेन्स को हम लोग वेल प्रिजर्व्ड कैसे कर सकते हैं एज फॉसिल्स? बताइए पोलन ग्रेन्स को हम लोग वेल प्रिजर्व्ड क्यों कर सकते हैं एज फॉसिल्स? जी हाँ, पोलन ग्रेन को हम फॉसिल्स के रूप में प्रिजर्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें एस्पोरोपोलेनिन पाया जाता है। जी हाँ, पोलन ग्रेन को हम फॉसिल्स के रूप में प्रिजर्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें एस्पोरोपोलेनिन पाया जाता है। बताइए क्या एक्साइन के पैटर्न और डिज़ाइन एक फैसिनेटिंग अरे को शो करते हैं? जी हाँ, एक्साइन के पैटर्न और डिज़ाइन एक फैसिनेटिंग अरे को प्रदर्शित करते हैं। जी हाँ, एक्साइन के पैटर्न और डिज़ाइन एक फैसिनेटिंग अरे को प्रदर्शित करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ जर्मपोर? चलिए हम लोग इंटाइन को डिस्कस कर लेते हैं। बताइए इनेटाइन किसको कहते हैं? जी हाँ, पोलन ग्रेन की इनर वॉल को हम इनेटाइन कहते हैं। जी हाँ, पोलन ग्रेन की इनर वॉल को हम इनेटाइन कहते हैं। बताइए इनेटाइन किससे मेड अप ऑफ होता है? बताइए इनेटाइन किससे बनी एक कंटिन्यूअस लेयर होती है? जी हाँ, इनेटाइन सेलुलोज तथा पेक्टिन की बनी थिन एवं कंटिन्यूअस लेयर होती है। जी हाँ, इनेटाइन सेलुलोज तथा पेक्टिन की बनी थिन एवं कंटिन्यूअस लेयर होती है। जी हाँ, इनेटाइन सेलुलोज तथा पेक्टिन की बनी थिन एवं कंटिन्यूअस लेयर होती है। साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन किससे सराउंडेड होता है? जी हाँ, साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। जी हाँ, साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। जब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तो वह कितने सेल्स को कंटेन्स करता है, नाम बताइए? जी हाँ, जब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तो यह 2 सेल्स को कंटेन्स करता है जिन्हें हम वेजिटेटिव एंड जेनेरेटिव सेल्स कहते हैं। जी हाँ, जब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तो यह 2 सेल्स को कंटेन्स करता है जिन्हें हम वेजिटेटिव एंड जेनेरेटिव सेल्स कहते हैं। माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 3.5b का, साथ में इस फिगर को कम से कम 30 बार बनाइए। फिगर 2.5b स्टेजेस ऑफ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू अ पोलन ग्रेन में वेजिटेटिव सेल्स एंड जेनेरेटिव सेल्स। पोलन ग्रेन में वेजिटेटिव सेल्स क्या होती है? जी हाँ, पोलन ग्रेन में वेजिटेटिव सेल्स बिगर होती है जिसके पास एबंडेंट फूड रिजर्व होता है और एक लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है। जी हाँ, पोलन ग्रेन में वेजिटेटिव सेल्स बिगर होती है जिसके पास एबंडेंट फूड रिजर्व होता है
और एक लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है। पोलन ग्रेन में जेनरेटिव सेल्स कैसे रहती है? जी हाँ, पोलन ग्रेन में जेनरेटिव सेल यह छोटी होती है तथा यह वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है। जी हाँ, द जेनरेटिव सेल इज स्मॉल and floats in the cytoplasm of the vegetative cells. The generative cell is small and floats in the cytoplasm of the vegetative cells. Generative cells किस शेप की होती है? जी हाँ, जेनरेटिव सेल यह स्पिंडल शेप्ड होती है विद डेंस साइटोप्लाज्म। जी हाँ, जेनरेटिव सेल स्पिंडल शेप की होती है जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस पाया जाता है। कितने परसेंट से अधिक एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन कितने सील्ड स्टेज पर झड़ते हैं यानी कि शेड करते हैं? जी हाँ, 60% से अधिक एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन 2 सील्ड स्टेज पर शेड कर जाते हैं। जी हाँ, 60% से अधिक एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन 2 सील्ड स्टेज पर शेड कर जाते हैं। रिमेनिंग एंजियोस्पर्मिक स्पीसीज में पोलन ग्रेन के झड़ने से पहले जेनरेटिव सेल में किसी से 2 मेल गैमीट बनते हैं और इस प्रकार पोलन ग्रेन 3 शील्ड स्टेज की कंडीशन में झड़ते हैं। जी हाँ, 60% से अधिक एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन 2 शील्ड स्टेज में झड़ते हैं यानी कि शीड करते हैं। बचे हुए एंजियोस्पर्मिक स्पीसीज में पोलन ग्रेन के झड़ने से पहले जेनरेटिव सेल में माइटोटिक डिवीजन से 2 मेल गैमीट बनते हैं। इस प्रकार पोलन ग्रेन 3 शील्ड स्टेज की कंडीशन में शेड करते हैं। जी हाँ, 60% से अधिक एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन 2 शील्ड स्टेज में झड़ते हैं यानी कि शेड करते हैं। बचे हुए एंजियोस्पर्मिक स्पीसीज में पोलन ग्रेन के झड़ने से पहले जेनरेटिव सेल में माइटोटिक डिवीजन से 2 मेल गैमीट बनते हैं। इस प्रकार पोलन ग्रेन 3 शील्ड स्टेज की कंडीशन में शेड करते हैं। क्या कई स्पीसीज के पोलन ग्रेन से कुछ लोगों में एलर्जी तथा ब्रोंकियल एफ्लिक्शन हो जाता है, जिससे कभी कभी लोगों में अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं? जी हाँ, कई स्पीसीज के पोलन ग्रेन से कुछ लोगों में एलर्जी तथा ब्रोंकियल एफ्लिक्शन हो जाता है, जिससे कभी कभी लोगों में अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाते हैं। जी हाँ, कई स्पीसीज के पोलन ग्रेन से कुछ लोगों में एलर्जी तथा ब्रोंकियल एफ्लिक्शन हो जाता है, जिससे कभी कभी लोगों में अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाते हैं। बताइए, क्या इम्पोर्टेड वीट के साथ भारत आइपार्थेनियम या कैरोट ग्रास की उपस्थिति सर्वव्यापक यानी कि ऑब्लिक्यूटियस हो गई है तथा क्या इसके पोलन ग्रेन्स एलर्जी कॉज करते हैं? जी हाँ, इम्पोर्टेड वीट के साथ भारत आइपार्थेनियम या कैरोट ग्रास की उपस्थिति सर्वव्यापक यानी कि ओबिक्यूटियस हो गई है तथा इसके पोलन ग्रेन्स एलर्जी कॉज करते हैं। क्या पोलन ग्रेन न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं और क्या पोलन टैबलेट का फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज करना क्या आज के युग में फैशन हो गया है? जी हाँ, पोलन ग्रेन न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं। पोलन टैबलेट का फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज करना आज के युग में फैशन हो गया है। वेस्टर्न कंट्रीज में टैबलेट तथा सिरप के रूप में पोलन प्रोडक्ट भारी मात्रा में बाजारों में मिलते हैं। यह दावा किया जाता है कि पोलन प्रोडक्ट को लेने से एथलीट्स तथा रेस हॉर्स की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, पोलन ग्रेन न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। पोलन टैबलेट का फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज करना आज के युग में फैशन हो गया है। वेस्टर्न कंट्रीज में टैबलेट्स तथा सिरप के रूप में पोलन प्रोडक्ट भारी मात्रा में बाजारों में मिलते हैं। यह दावा किया जाता है कि पोलन प्रोडक्ट को लेने से एथलीट्स तथा रेस हॉर्सेज की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 2.6 पोलन प्रोडक्ट्स को।
बताइए क्या जब एक बार पोलन ग्रेन शेड करते हैं तो उन्हें एस्टिज्मा पर अपनी वाइबिलिटी खोने से पहले लैंड करना पड़ता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे फर्टिलाइजेशन कर सकें? जी हाँ, जब एक बार पोलन ग्रेन शेड करते हैं तो उन्हें एस्टिज्मा पर अपनी वाइबिलिटी खोने से पहले लैंड करना पड़ता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे फर्टिलाइजेशन कर सकें। जी हाँ, जब एक बार पोलन ग्रेन शेड करते हैं तो उन्हें एस्टिज्मा पर अपनी वाइबिलिटी खोने से पहले लैंड करना पड़ता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे फर्टिलाइजेशन कर सकें। पोलन ग्रेन कितने समय के लिए वायबल रहता है? हाउ लॉन्ग डू यू थिंक दी पोलन ग्रेन्स रिटेन वायबिलिटी? जी हाँ, पोलन ग्रेन की वायबिलिटी का पीरियड वायरी करता है, लेकिन यह किस पर निर्भर करता है? जी हाँ, पोलन ग्रेन का वायबिलिटी का पीरियड वायरी करता है, लेकिन यह टाइम पीरियड टेम्परेचर तथा ह्यूमिडिटी पर निर्भर करता है। जी हाँ, पोलन ग्रेन का वायबिलिटी का पीरियड वायरी करता है, लेकिन यह टाइम पीरियड टेम्परेचर तथा ह्यूमिडिटी पर निर्भर करता है। कुछ सीरियल्स जैसे राइस और व्हीट में पोलन ग्रेन झड़ने की कितने देर के अंदर वाइबिलिटी खो देते हैं? जी हाँ, कुछ अनाज यानी कि सीरियल्स जैसे राइस और व्हीट में पोलन ग्रेन झड़ने के 30 मिनट के अंदर वाइबिलिटी खो देते हैं। जी हाँ, कुछ अनाज यानी कि सीरियल्स जैसे राइस और व्हीट में पोलन ग्रेन झड़ने के 30 मिनट के अंदर वाइबिलिटी खो देते हैं। बताइए किस में पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी महीनों तक बनी रहती है? जी हाँ, रोजासियाई, लेगुमिनोसियाई, सोलेनेसियाई में पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी महीनों तक बनी रहती है। जी हाँ, रोजासियाई, लेगुमिनोसियाई, सोलेनेसियाई में पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी महीनों तक बनी रहती है। जी हाँ, रोजासियाई, लेगुमिनोसियाई, सोलेनेसियाई में पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी महीनों तक बनी रहती है। आपने एनिमल्स तथा ह्यूमन के स्पर्म यानी कि सीमेन को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए स्टोर करने के बारे में सुना होगा। कई स्पीसीज के पोलन ग्रेन को किसमें कई वर्षों तक स्टोर किया जा सकता है? जी हाँ, कई स्पीसीज के पोलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर कई वर्षों तक स्टोर किया जा सकता है। जी हाँ, कई स्पीसीज के पोलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर कई वर्षों तक स्टोर किया जा सकता है। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में सीड बैंक की तरह ही स्टोर्ड पोलन को पोलन बैंक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में सीड बैंक की तरह ही स्टोर्ड पोलन को पोलन बैंक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अपने माइंड में ओपन कीजिए फिगर 2.5 ए इन लास्ट व्यू ऑफ अ पोलन ग्रेन टेट्राड को। चलिए बी स्टेजेस ऑफ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू अ पोलन ग्रेन में बताइए क्या आपको वैक्यूल्स न्यूक्लियस की लेवलिंग दिख रही है? एसिमेट्रिक स्पिंडल की, वेजिटेटिव सेल जेनरेटिव सेल की, वेजिटेटिव सेल जेनरेटिव सेल की,